आज की क्लास में हम हार्लोट गारफिंकल को देखेंगे कि हार्लोट गारफिंकल के सोशोलॉजिकल थॉट क्या है, इनका सोशोलॉजी में किस कंसेप्ट से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उसको एक एक करके देखेंगे। जैसे इनका एक कंसेप्ट है इथनो मेथोडोलॉजी, यानी कि निर्जातीय पद्धति क्या है ना। तो जो आपका इथनो इथनो मेथोडोलॉजी है, निर्जातीय पद्धति है, उसको देखेंगे। सोशल ऑर्डर क्या है, जो हमारे सामाजिक व्यवस्था है वो क्या है। तो ये कहते हैं कि सोशल ऑर्डर एज अ अकम्प्लिशमेंट, यानी कि सामाजिक व्यवस्था क्या है, एक उपलब्धि है। ठीक है, इसको भी पढ़ाई करेंगे। फिर हम देखेंगे इंडेक्स इंडेक्स की क्वालिटी क्या है ना, कि जो हमारा इंडेक्सिकलिटी क्या है, यानी कि क्या उसका इंडेक्स है, यानी कि उसका संदर्भ क्या है ना। तो जो संदर्भात्मक जो होती है उस चीजों को देखेंगे। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी मतलब क्या प्रतिवर्तता है, रिफ्लेक्स क्या हो रहा है ना। जैसे सोशल एक्शन है, वो दो काम करते हैं, एक तो हमारा डिस्क्राइब करेगा और दूसरा हमारा क्रिएट करेगा। किसको? सोशल रियलिटी को। एट द सेम टाइम एक ही समय में हमारा जो सोशल रियलिटी है उसको डिस्क्राइब भी करेगा और उसको क्रिएट भी करेगा। हो जाएगा। फिर हम देखेंगे अकाउंटेबिलिटी क्या है। अकाउंटेबिलिटी यानी कि उत्तरदायित्व क्या है ना। तो ये क्या करते हैं कि बताते हैं कि कोई भी आदमी जो अपना एक्शन करता है ना, वो एक्शन दूसरों के लिए क्या होता है, यानी कि समझने योग्य होता है और तर्कसंगत होता है। इसको अकाउंटेबिलिटी में समझेंगे हम। इनका एक है बैकग्राउंड एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन है ना। तो इनका एक्सपेक्टेशन क्या है ना, यानी कि पृष्ठभूमि अपेक्षाएं क्या होती हैं, इसको देखेंगे। फिर इनका कंसेप्ट है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट मतलब नियम भंग प्रयोग। ठीक है, यानी कि कोई जिस तरीके से आप लाइफ जी रहे हैं, नॉर्मली बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अपनी बिहेव में कुछ चेंजेस तुरंत लेके चले आएंगे, तो जो नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं तो उसमें उसका ब्रीच कर रहे हैं आप। ठीक, उसको तोड़ रहे हैं आप। तो उसके बारे में ये बताएंगे। ठीक है, ये जो मेरी क्लास होगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, जिससे दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट हैं वो हार्लोट गारफिंकल के कंसेप्ट को अच्छे से समझें, और जो भी एग्जाम आए उनमें उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन सही करें। ठीक है, मैं आपको वन लाइनर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करूंगा इनका कंक्लूजन। साथ ही साथ मैं आपको जो नेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूजीसी नेट द्वारा आयोजित जो एग्जाम पूछे गए हैं 10-12 साल के, तो हार्लोट गारफिंकल का से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी एमसीक्यू और पीवाईक्यू कंसेप्ट में कराऊंगा मैं। ठीक है, ओके। नमस्कार, मैं इंजीनियर अजित, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी। मैं आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है ना, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, एलटी ग्रेड, ठीक है, नेट जो एग्जाम है, साथ ही साथ जो वेरियस स्टेट जो ऑर्गेनाइज कराते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, उन सभी एग्जामों के लिए हार्लोट गारफिंकल का जो कंसेप्ट है जो मैं समझाऊंगा वो यूजफुल हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारे हार्लोट गारफिंकल है। ठीक है, इनका क्या है, ये हमारे अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है। ठीक है, हार्लोट गारफिंकल क्या है, ये अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट है। इनका जो जन्म है 1917 में हुआ। ठीक है, और 2011 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, और ये अमेरिका के सोशोलॉजिस्ट है। इनको क्या कहा जाता है, फाउंडर ऑफ इथनो मेथोडोलॉजी, यानी कि जो निर्जातीय निर्या जातीय पद्धति है ना, पद्धति, तो उसके इनको फाउंडर कहा जाता है या पिता कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, ये फोकस्ड किए किस पे, हाउ ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि जो भी साधारण लोग जैसे हम और आप लोग हैं, है ना, एवरी डे, प्रत्येक दिन, जो भी हमारे सोशल ऑर्डर सामाजिक व्यवस्था है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं। यानी कि दिनचर्या की जो रोजमर्रा की लाइफ है उसमें जो भी सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था को हम कैसे करते हैं और कैसे मेंटेन करते हैं। कौन? ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहे हैं, ये कलेक्टिव के बारे में बात ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि सोशल ऑर्डर जो सामाजिक व्यवस्था है इज एन ऑन गोइंग, लगातार निरंतर चलने वाला अकम्प्लिशमेंट है, उपलब्धि है। ठीक है, यानी कि सोशल ऑर्डर ऐसा है कि वो हमारा स्टेगनेंट नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, बल्कि क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है वो। ठीक है, ओके। अब इनका जो कंसेप्ट है उसको देखेंगे। ये जो इनका इथनो मेथोडोलॉजी है उसको हम ब्रेक करते हैं, है ना। तो जो हमारा इथनो होता है, ETHNO, इथनो का मतलब होता है पीपल, और हिंदी में लोग। ठीक है, पीपल का मतलब लोग भी होता है, लेकिन इस कंसेप्ट में समझने के लिए इसको लोग होगा।
ठीक है, पीपल लोग। मेथड या मीटिया मेथड का मतलब होता है वेज, तरीके, किस तरीके से कोई काम कर रहे हैं। लॉगी लॉजी है ना, जैसे सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, है ना, उसी प्रकार होगा एथनो मेथोडोलॉजी। तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन करना, यानी कि यहीं से आप देख लेंगे कि इसका मतलब है कि जो लोग पीपल है, ठीक है, उनका तरीका क्या है सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, है ना, सोशल रियलिटी के लिए, उसका स्टडी करना ही हमारा इथनो मेथोडोलॉजी निर्जातीय सिद्धांत कहलाता है ना। यानी कि स्टडी ऑफ द मेथड यूज्ड बाय पीपल टू मेक सेंस ऑफ सोशल रियलिटी, यानी लोग सामाजिक वास्तविकता को समझने और चलाने के लिए जिन तरीकों का प्रयोग करते हैं उनका अध्ययन ही इथनो मेथोडोलॉजी यानी कि निर्जातीय पद्धति कहलाती है। ठीक है, जैसे नमस्ते, आप किसी को नमस्ते किए तो नमस्ते का जवाब नमस्ते से देना, है ना, नमस्ते का जवाब नमस्ते से देना, तो यानी कि क्या है, यानी कि आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, तो उसकी स्टडी करना ही हमारा इथनो मेथोडोलॉजी कहलाता है। आप जैसे किसी को गाली दे रहे हैं तो दूसरा भी आपको गाली देगा, दूसरा एंगर होगा, तो ये कंसेप्ट आता है कि आप यदि बुरा बर्ताव किसी के साथ कर रहे हैं तो दूसरा का पर्सपेक्टिव निगेटिव हो जाएगा, और आप यदि किसी के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं तो दूसरा का पर्सपेक्टिव भी आपके प्रति अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसी सब को बताने के लिए इन्होंने इथनो इथनो मेथोडोलॉजी का कंसेप्ट दिया है। ठीक है, जैसे सोसाइटी में देखते हैं, समाज में देखते हैं कि आप बात करते हैं तो जो बड़े लोग हैं उनको पहले प्रायोरिटी देते हैं कि ठीक है आप पहले बोल लीजिए उसके बाद मैं बोलूंगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है ना, इस सब को ही स्टडी इन्होंने किया और उसको एक कंसेप्ट इन्होंने बता दिया, उसका नाम है निर्जाति पद्धति यानी कि इथनो मेथोडोलॉजी। ठीक है, ये देखिए, जो इथनो मेथोडोलॉजीज हैं स्टडी द आर्टफुल और स्किलफुल वेज इन विच इंडिविजुअल क्रिएट सस्टेन मेक सेंस ऑफ सोशल रियलिटीज एंड स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि जो निर्जातीय पद्धति को समर्थन करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है, कोई एक व्यक्ति है ना, तो उसकी क्षमता क्या है, वो किस तरीके से कोई काम कर रहा है ना, उसे काम करने का तरीका क्या है, उसका स्किल क्या है, उस स्किल से वो कैसे क्रिएट कर रहा है और कैसे उस चीज को मेंटेन कर रहा है और क्या सेंस बना रहा है किसको, जो सोशल रियलिटीज है और सोशल स्ट्रक्चर है। यानी कि सोशल रियलिटी यानी सामाजिक वास्तविकता और जो सामाजिक संरचना है को सामाजिक जो सत्यता है और सामाजिक संरचना को कैसे बनाया, कैसे मेंटेन किया और कैसे उसको एक मीनिंग दिया, कौन एक व्यक्ति ने और किस तरीके से दिया, उसका स्किलफुल तरीका क्या था, उसका आर्टफुल तरीका क्या था, उसी को ये स्टडी करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, यानी कि कोई भी एक आदमी है वो किस तरीके से कोई काम कर रहा है ना, जिस सोसाइटी हमारे मेंटेन हो, है ना, तो वो किस तरीके से कर रहा है उसी की स्टडी, उसी मेथड को स्टडी करना ही हमारा इतना मेथोडोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कहते हैं कि सोशल ऑर्डर एज अकम्प्लिसमेंट, यानी कि सामाजिक व्यवस्था एक उपलब्धि है। कैसे? जो हमारे गारफिंकल हैं, गारफिंकल आर्ग्यूड दैट सोशल ऑर्डर इज नॉट फिक्स्ड, जो हमारे सोशल ऑर्डर है वो कोई हमारा फिक्स्ड नहीं है, बल्कि इट इज कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड थ्रू इंटरएक्शन, बल्कि ये क्या कहता है कि जो लोगों से हम इंटरेक्ट होंगे उसके थ्रू हमारा सोशल ऑर्डर बनने लगता है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी बन गई है और उसमें हम आ गए हैं और वो चल रहा है, नहीं, हम सोसाइटी में जाके और हम जो दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं उसके थ्रू हमारा सोशल ऑर्डर बनता है ना। गारफिंकल के अनुसार सामाजिक व्यवस्था अस्थायी नहीं होती, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की क्रियाओं से लगातार बनती रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लेंगे कि क्लासरूम है, जो क्लासरूम का डिसिप्लिन है, ठीक है, वो क्यों मेंटेन रहता है? इसलिए मेंटेन रहता है क्योंकि जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रति उम्मीदें हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार वो काम करते हैं। ठीक है, न कि स्कूल का कुछ नियम है उसके अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है। यानी टीचर चाहते हैं कि हम बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे चाहते हैं, बच्चों का एक्सपेक्टेशन होता है कि सर हमें पढ़ाए तो मैं ध्यानपूर्वक सुनूं और जो हमारा कंसेप्ट है उसको समझूं मैं। ठीक है, तो वही जो आपका शेयर्ड एक्सपीरियंस है ना, वही शेयर्ड एक्सपीरियंस क्या करता है कि क्लासरूम का डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई हमारा रूल स्कूल का बन गया उसी को फॉलो कर रहे हैं तो स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप आ रहा है, नहीं। ठीक है, उसी प्रकार सोसाइटी में सोसाइटी का क्या रूल है उसके अनुसार आप नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि
आप जाएँगे सोसाइटी में और एक दूसरे से बात करेंगे, तो वो दूसरा किस तरीके से आपसे बात कर रहा है, आपका इंटरेक्शन कैसे कितना अच्छा है। जब 2 लोग बात करेंगे तो उससे दूसरे लोग देखेंगे अच्छा वो लोग बात हो रही है, तो उस तरीके से हमारा सोशल ऑर्डर बनता है। ज़रूरी नहीं है कि सोशल सिस्टम बन गया है और एक बुरा आदमी, एक अच्छा आदमी है, एक क्रिमिनल है, एक उल्ट और एक हमारा ब्यूरोक्रेसी में हो तो जाके मिल के बात करेंगे तो सोसाइटी स्टेबलाइज़ होगी। ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल किस तरीके से बात कर रहे हैं, है ना? उनका एक्सपेक्टेशन क्या है? वो शेयर्ड एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है? उन दोनों को फ़ायदा उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो जब तक उन दोनों को फ़ायदा उस नहीं होगा तो लोग क्यों बात करेंगे आपस में? जब फ़ायदा मिलेगा तब बात करेंगे ना। तो वही हमारा जो शेयर्ड एक्सपेक्टेशन है जब होगा तो हमारा सोशल ऑर्डर मेंटेन होगा और वो इंटरेक्शन से होगा और वो हमारा फिक्स्ड नहीं होता है बल्कि चलता रहता है। और जो हमारा सोशल ऑर्डर है ना, उसको क्या होता है कि जो पब्लिक है, जो पीपल है, उसको बनाते हैं, सोशल ऑर्डर को बनाते हैं और उसको मेंटेन रखते हैं। कैसे? रूटीन कन्वर्सेशन यानी कि डेली एक दूसरे से बात करना, है ना? आप रूटीन कन्वर्सेशन करते हैं तो उससे भी हमारा सोशल ऑर्डर बनता है। हमारा जेस्चर्स यानी किस तरीके से हम चल रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारा हाव-भाव क्या है, ठीक है? दूसरे के प्रति हमारा हाव-भाव क्या है, उससे भी हमारा एक सोशल ऑर्डर बनता है। शेयर्ड एक्सपेक्टेशन यानी कि हमारा जो साझा अपेक्षाएँ हैं, उम्मीदें हैं, है ना? उससे भी हमारा सोशल ऑर्डर बनता है और प्रैक्टिकल एक्शन और कुछ भी चीज़ आप प्रैक्टिकल एक्शन लेते हैं, है ना? जिससे दूसरे का फ़ायदा हो या किसी न किसी का फ़ायदा हो, है ना? मीनिंग फॉर अदर्स हो, तो उस तरीके से जब ये चीज़ें होंगी और एक इंडिविजुअल चाहे कोई आदमी ऐसा काम करेगा, ये सब चीज़ें फुलफ़िल करेगा, तो वो क्या करेगा? सोशल ऑर्डर को क्रिएट करेगा और उसको मेंटेन करेगा। ठीक है? इस तरीके से हमारा सोशल ऑर्डर बनता है ना? और सोशल ऑर्डर क्या है? एक उपलब्धि है और एक हमारा ऑनगोइंग प्रोसेस है। ठीक है? फिर हम देखेंगे कि हमारा इंडेक्सी है ना? इंडेक्सिकलिटी क्या है? इंडेक्सिकलिटी का मतलब होता है संदर्भात्मकता, यानी कि इंडेक्स मतलब संदर्भ क्या है? जैसे कोई आप बुक खरीदते हैं तो पहले रहता है, ठीक है, कि इंडेक्स देखिए उसका। यानी इंडेक्स देख लेंगे आप तो उसमें जो-जो टॉपिक मेंशन रहेंगे तो आप समझ जाएँगे ठीक है, ये जो बुक है इसमें इंडेक्स में ये सब दिया गया है, यानी कि प्रस्तावना, ये दिया गया है, तो उससे समझ जाएँगे कि इस बुक में क्या मेंशन हो सकता है, ये बुक मेरे लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो उसी प्रकार जो है इंडेक्स की इंडेक्सिकलिटी संदर्भात्मक का है कि इसका मीनिंग होता है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, यानी कि किसी संदर्भ पे ये निर्भर करता है। जैसे द सेम वर्ड कैन हैव डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। ठीक है, यानी कि शब्दों और व्यवहारों का अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। ठीक है, एक ही शब्द रहेंगे, है ना, लेकिन एक शब्द उसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग सिचुएशन में। जैसे कल, है ना, कल कौन सा कल? कल आने वाला कल, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है, या जो बीत गया है वो कल, दो चीज आ गया। ठीक है, उसी प्रकार अभी आ रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं का मतलब क्या? आप मिनटों में भी आ सकते हैं, है ना, आप घंटों में भी आ सकते हैं, है ना, 1 घंटे में आ सकते हैं, 2 घंटे में आ सकते हैं, 3 घंटे में आ सकते हैं, 4 घंटे में आ सकते हैं, है ना? लेकिन कॉन्टेक्स्ट डिपेंड करेगा। जैसे आप मार्केट जा रहे हैं, कोई पूछा कहाँ जा रहे हैं? ठीक है? तो उसको पता नहीं है, तो आप बोल देंगे ठीक है, हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं, हम आ रहे हैं 5 मिनट में। तो वो समझ अच्छा ठीक है 5 मिनट में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में चल रहा है कि मार्केट ही जा रहा हूँ मैं, 1-2 किलोमीटर। लेकिन आप मान लीजिए अपने घर से 70 किलोमीटर जा रहे हैं दूर, तो कोई पूछेगा कब आ रहे हैं आप? आ रहा हूँ मैं, 4 घंटे में आ रहा हूँ मैं। ठीक है? तो यानी कि जो बनारस आप जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, गाज़ियाबाद जा रहे हैं, तो वो हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया, है ना? तो उसके संदर्भ में आप टाइम बता रहे हैं, ठीक है? तो यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं, वो हमारा डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट मीनिंग देता है एक ही वर्ड, ठीक है? वो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट होते हैं, ओके? आगे देखेंगे कि हमारा क्या है कि रिफ्लेक्सिविटी क्या है? यानी कि प्रतिवर्तता क्या है? या प्रतिबिंबात्मकता क्या है? इसको समझेंगे। ये जो हमारा रिफ्लेक्सिविटी है ना, ये सामाजिक क्रियाएँ सामाजिक वास्तविकता को न केवल दर्शाती हैं, बल्कि उसी समय उसे बनाती भी हैं। यानी कि सेम टाइम पे जो हमारा सोशल एक्शन है ना? तो सोशल रियलिटी को दिखाता भी है और उसको बनाता भी है, ठीक है? यानी कि जो सोशल एक्शन है ना? वो 2 काम करता है। एक डिस्क्राइब करता है और एक क्रिएट करता है, बनाता है और समझाता है। किसको? सोशल रियलिटी को, जो सामाजिक वास्तविकता है, सामाजिक वास्तविकता को वो डिस्क्राइब भी करेगा, बताएगा भी और उसको बनाएगा भी। कौन? सोशल एक्शन। कब? एट अ सेम टाइम, यानी कि एक ही समय में जो सामाजिक वास्तविकता है, उसको समझाएगा भी और बनाएगा भी। कौन? सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया, ठीक है?
जैसे एग्जांपल आप देखेंगे कि किसी को आप सर बोलते हैं, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। तो जब आप किसी को सर बोलते हैं यानी कि 2 काम करते हैं आप। कौन सा काम करते हैं? एक तो आप रिस्पेक्ट दिखाते हैं, है ना? कि मैं आपको आदर कर रहा हूँ मैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, हेलो सर, एक आदर हो गया। दूसरा, क्रिएट रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप। दूसरा क्या होता है कि जब आप उसको रिस्पेक्ट देंगे, है ना? आप उसको संबोधन करेंगे तो बंदा खुश होगा, ठीक है, बंदा मुझे सर बोल रहा है। तो आप तो रिस्पेक्ट दिए, आप डिस्क्राइब किए, साथ ही साथ क्या किए कि जब आप सर बोलेंगे तो आपसे बात करने को चाहेगा या वो भी रिस्पॉन्स देगा, हेलो, गुड मॉर्निंग, या जो भी है, हेलो सर, वो भी रिस्पॉन्स देगा। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका एक रिलेशनशिप, एक संबंध भी क्रिएट हो गया, बन गया, एक संबंध बन गया। और दूसरा, आपने क्या किया, उसको आदर देके डिस्क्राइब भी कर दिया, ठीक है? तो वो हमारा रिफ्लेक्सिविटी कहलाएगा, ठीक है? ओके। अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व तो क्या है हमारा, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी ये होती है ना कि पीपल मेक देयर एक्शन अंडरस्टैंडेबल एंड जस्टिफिएबल टू अदर। यानी कि मतलब ये है कि लोग अपने व्यवहार को दूसरों के लिए समझने योग्य और तर्क संगत बनाते हैं, ठीक है? तो ये अकाउंटेबिलिटी कहलाएगी किसकी? लोगों की। तो लोगों की, ये जो हमारे हार्लोट गारफिंकल बोलते हैं कि लोगों की अकाउंटेबिलिटी क्या है? लोगों की अकाउंटेबिलिटी है कि दूसरों के प्रति, है ना, दूसरों को प्रति अपना जो व्यवहार है उसको हम समझने योग्य बनाए और तर्क संगत बनाए। हम ऐसा व्यवहार ना करें कि जो वो समझ ही नहीं पाए। हम ऐसा व्यवहार ना करें कि हमारा तर्क संगत ना हो, ठीक है? जैसे, इफ ए स्टूडेंट कम लेट, ही एक्सप्लेन, बस लेट थी। मान लीजिए क्लास चल रही है, उसमें एक बच्चा आया, लेट आया। सर ने पूछा, अरे आप लेट क्यों है? तो कहा कि सर, बस लेट थी, बस लेट हो गई इसलिए मैं लेट हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या किया कि इसने समझा रहा है कि सर मैं लेट हूँ, लेकिन दो चीजें दे रहा है वो समझाने के लिए उसको जस्टिफाई भी कर रहा है ना? समझने समझाने के लिए वो तर्क भी दे रहा है। जैसे, सर बस लेट थी, तो ये तर्क मिल गया उसको। अच्छा हाँ यार, बस लेट थी तो ठीक है, ये लेट हो गया। यानी कि उस बच्चे का अकाउंटेबिलिटी हो गई कि अपने को सिद्ध करे कि नहीं, वो लेट क्यों है। तो हर एक आदमी की अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। तो जब अकाउंटेबिलिटी आएगी तो उसको आप जस्टिफाई कीजिए और अंडरस्टैंडेबल बनाइए, किसके लिए? दूसरों के लिए, ठीक है? ओके। ये देखेंगे हम, बैकग्राउंड एक्सपेक्टेंसीज क्या है। जो हमारा एक्सपेक्टेशन होता है ना, अपेक्षाएं होती हैं बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि में, वो क्या है? जैसे, लोग कई सामाजिक नियमों का पालन बिना सोचे समझे करते हैं, जिन्हें पृष्ठभूमि अपेक्षाएं कहा जाता है, ठीक है? जैसे, पीपल फॉलोज टेकन फॉर ग्रांटेड रूल्स, ठीक है, टेकन फॉर ग्रांटेड रूल्स विदाउट कंसियसली थिंकिंग अबाउट देम। यानी कि लोग सामाजिक नियमों का पालन बिना सोचे समझे कर, सोचने के मिल गया है मुझे बस, उसी तरह करते हैं, है ना? उन्हें ही हम पृष्ठभूमि अपेक्षाएं करते हैं। जैसे, क्या है कि परिवार में बेटा बेटी का नाम लेकर बात करना, है ना? तो परिवार में जो छोटे हैं उनको आप लेके बात करते हैं, है ना? उनको सर या मैडम आप नहीं कहते, ठीक है? तो आप एक चीज बताइए कि आप जो छोटे हैं उनको नाम लेके क्यों बुलाते हैं? आप उनको सर क्यों नहीं कहते? इसलिए क्योंकि आपने वो चीज सीखा है सोसाइटी से, फैमिली से, है ना? सोशल इंस्टीट्यूशन से आपने वो सीखा है। तो जो सीखा है यानी कि वो बैकग्राउंड में चल रहा है आपके, और वही उसी जो सीखा है आपने, वो बैकग्राउंड में है, उसी के अनुसार आप लोगों से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको आप समझ नहीं रहे हैं, उस पे आप दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है? आपको बस यूज कर देना है। तो वो हमारा बैकग्राउंड एक्सपेक्टेंसीज कहलाएंगे, ठीक है? जैसे, फैमिली मेंबर्स नॉर्मली स्पीक इनफॉर्मली विथ ईच अदर, इफ समवन सडनली बिहेव इन अ फॉर्मल मैनर एट होम, इट मे कॉज कंफ्यूजन और डिस्कम्फर्ट। कहने का मतलब ये है कि यदि आप बैकग्राउंड एक्सपेक्टेशन जो है यदि आप सही से यूज नहीं करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे, फैमिली मेंबर है, वो एक दूसरे से इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी क्या प्लानिंग है ना, क्या करने वाले हो, ये सब इनफॉर्मल बातें होंगी। लेकिन यदि कोई, मान लीजिए पिताजी हैं, अपने से अपने बेटे को बोल रहे हैं, अच्छा, यस सर, बताइए आज आपकी क्या प्लानिंग है। तो जब एक पिता अपने बेटे को बोलेंगे घर पे, हाँ सर बताइए आज की क्या प्लानिंग है, तो उस बेटे को अजीब लगेगा, यार आज तो पापा बोलते थे तुम क्या कर रहे हो, तुम ये काम क्यों नहीं कर रहे हो, आज पापा क्या बोल रहे हैं, हेलो सर, आपकी क्या प्लानिंग है। तो जो सर वाली बात आ गई तो उसको अकॉर्ड लगेगा, उसको मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, क्यों? क्योंकि वो पृष्ठभूमि की जो अपेक्षाएं हैं वहां पे पापा फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए जो चीजें चलती आ रही है उसको यदि आप यूज करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड एक्सपेक्टेशन हो जाएगा, ठीक है? अब आप देखेंगे, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, ये ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट भी है ना?
हार्लोट गारफिंकल का। इसमें क्या है, जो हमारा ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है, यानी कि नियम भंग प्रयोग, उसमें क्या है, इसमें यह है कि ऐसे प्रयोग जिनमें सामान्य सामाजिक नियम जानबूझकर तोड़े जाते हैं, ठीक है, ताकि छुपे हुए नियम सामने आए। समझ में आ गया आपको? यानी कि ब्रीच करना, यानी कि तोड़ना। तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? जानबूझकर। जानबूझकर तोड़ेंगे क्या? सामाजिक नियम, है ना? सामाजिक नियम क्यों तोड़ेंगे आप? जिस इसलिए तोड़ेंगे कि उसमें जो भी छिपे हुए नियम है सामने आ जाए, है ना? हिंदी में हो गया, समझिए। एक्सपेरिमेंट्स है ये, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स, वेयर, ये क्या है? नॉर्मल साइंस रूल्स आर डेलिबरेटली वायलेटेड। जो हमारे सामान्य सामाजिक नियम हैं, उसको जानबूझकर तोड़ा जाता है। टू रिवील हिडन नॉर्म्स, जो हमारे छुपे हुए नियम है उसको बताने के लिए, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है, showed how fragile social order is and how strongly people react when expectations are violated। ये कह रहे हैं कि जब ये ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट ये किए, है ना, इनके बारे में जब हार्लोट ग्राफिंकल ने दिए, तो कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि जो भी सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था है, कितना ही नाजुक है, कितना कमजोर है ना, कि उसको इतना कमजोर है कि यदि कोई आदमी मजबूती से उस पर रिएक्ट करे, है ना, तो उसका जो अपेक्षाएं हैं वो टूट जाती है ना। यानी कि मतलब ये है सिंपल, कि जो सामाजिक व्यवस्था है वो कोई हमारा स्टेबल नहीं है, वो हमारा नाजुक है, ठीक है। आप कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेव करेंगे तो वो सामाजिक ऑर्डर टूट जाएगा, ठीक है। और जब टूटेगा तो आप दूसरे तरीके से लोग आपको बिहेव करना शुरू करेंगे, तो वही आपका ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कि ट्रीटिंग फैमिली मेंबर एज ए स्ट्रेंजर, ठीक है, यानी कि घर के जो सदस्य हैं उसको अजनबी अजनबी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कि नहीं यार इसको मैं नहीं पहचानता। आप एक घर में बैठे हैं, भाई बहन माता पिता है, आप तुरंत आए और किसी को पहचान नहीं रहे, सोच रहे हैं कि कोई, अरे वो कौन है, अरे पता नहीं यार, मुझे पता नहीं है। तो पिता को, मम्मी को, चाहे भाई को कैसा लगेगा, अरे यार अजीब अजीब व्यवहार कर रहा है ये। या गिविंग एक्सेसिवली लिटरल आंसर टू सिंपल क्वेश्चन, या यदि कोई सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं, आप सीधे बोलना चाहिए ठीक है मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। आप बोलेंगे कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, मैं गया था, यहाँ से गया मैं, गाड़ी लिया, गाड़ी लेके फिर मैं पहुँचा वहाँ पे, फिर उस स्थान पे उतरा, फिर दूसरे दोस्तों को बैठाया कार में, फिर मैं उस जगह पे गया, डेस्टिनेशन जो भी नाम लेंगे, फिर वहाँ से मैं टाइम बिताया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा एलोबरेट करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा उसको आंसर देंगे, लिटरल आंसर। तो उससे क्या हो जाएगा, लोग कन्फ्यूज होंगे कि कर क्या रहा है ये, है ना? यानी कि ब्रीच हो रहा है वो। तो जब आप अजनबी की तरह व्यवहार करेंगे घर के लोगों के साथ, या एक सिंपल क्वेश्चन है उसको बहुत ही उलझा के आप जवाब देंगे, तो वो क्या करेगा कि वो जो एक्शन होगा वो लीड करेगा किसको, इरिटेशन और एंजाइटी। लोग उलझ जाएंगे कि अरे क्या कर रहा है यार, कहना क्या चाहता है ये, है ना, एंजाइटी हो जाएगी, ठीक है। और जब ये चीजें हो जाएंगी, तो इरिटेशन और जब एंजाइटी होगी, तो वही हमारे हाईलाइट करेगा द इम्पोर्टेंस ऑफ अनस्पोकन सोशल रूल्स। तो सामाजिक जीवन कितने अनकहे नियमों पर आधारित होती है, ठीक है। वो चीज तो नहीं समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि आप सोशल ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं, तो आपको वो मिलता है कि अरे यार वो इरिटेट हो गया यार, वो बहुत परेशान हो गया, वो टेंशन हो गया उसको। तो टेंशन और इरिटेशन की जो बात कर रहे हैं वो तो हमारे सोशल ऑर्डर में नहीं है ना, लेकिन जैसे आप उसको ब्रीच करेंगे, तोड़ रहे हैं, तो ये नए टर्म्स भी, ये नए कंसेप्ट भी आ जाते हैं, ठीक है, जो अनकहे नियमों पे आधारित होते हैं, ठीक है। आगे समझ में, यही है। यानी कि जो हमारा ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है, यानी कि जानबूझ के नियम को तोड़ना, जो सामाजिक नियम है तोड़ो, जब तोड़ेंगे तो कुछ नए नियम आ जाएंगे, जैसे इरिटेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, सब चीजें, ठीक है। ओके, देखिए इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। हार्लोट गारफिंकल के कंट्रीब्यूशन ये है कि हमारा जो निर्जातीय पद्धति है, यानी कि इथनो मेथोडोलॉजी, इनके फाउंडर हैं ये, ठीक है। इन्होंने क्या किया, कन्वर्सेशन एनालिसिस को, जैसा कि आपने पहले पढ़ा है कि सोशल ऑर्डर क्या है, सोशल ऑर्डर फिक्स नहीं है, बल्कि क्या है, वो हमारा ऑन गोइंग है, अकम्प्लिसमेंट। यानी कि आप एक दूसरे से सोसाइटी में जाके बात करेंगे तो हमारी सोसाइटी क्रिएट होगी, डेवलप होगी, है ना। और माइक्रो सोशोलॉजी बात करते हैं। माइक्रो सोशोलॉजी का मतलब है कि एक दूसरे से बात करना, छोटी छोटी बातों पे, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, माइंड पे बात करना, सेल्फ पे बात करना, ठीक है। ये सब चीजें माइक्रो सोशोलॉजी होता है। और एक माइक्रो सोशोलॉजी क्या होता है, माइक्रो मतलब कि बहुत बड़ा कास्ट सिस्टम हो गया, है ना, यूरोपियन कल्चर हो गया, तो बड़ा, और माइक्रो मतलब छोटे सोशोलॉजी। शिफ्टेड फोकस फ्रॉम स्ट्रक्चर टू एवरीडे प्रैक्टिसेस। इन्होंने क्या किया कि जब तक हम देखेंगे कि जो हमारा फंक्शनलिज्म में पढ़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि हमारा मेरिनोस्की है ना, रेड क्लिफ ब्राउन है, तो मेरिनोस्की बोलते हैं कि जो हमारा सोसाइटी है उसका फंक्शन है कि इंडिविजुअल का जो बायोलॉजिकल नीड्स है उसको कंप्लीट करें, सोसाइटी का फंक्शन। ब्राउन कहते हैं
कि सोसाइटी का फंक्शन है कि जो सोशल नीड्स है उसको पूरा करें, ठीक है? लेकिन ये कहते हैं कि भैया ऐसा है कि सोसाइटी ऐसा बड़ा कंसेप्ट आ गया, है ना? इन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया था फंक्शन लिस्ट वालों ने, उनको कहा कि स्ट्रक्चर से हटा के इन्होंने एवरीडे प्रैक्टिस पे डिटरमाइन कर दिया कि नहीं, आप इंटरेक्शन कीजिए, एक दूसरे से बात कीजिए, उससे आपकी सोसाइटी डेवलप होगी, बनेगी और अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है? कंक्लूजन क्या है? निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जो गारफिंकल है showed that social order is an ongoing practical achievement of ordinary people, सिंपल, है ना? सोशल ऑर्डर के बारे में ये बोलते हैं। गारफिंकल ने सिद्ध किया कि जो सामाजिक व्यवस्था है ना, आम लोगों के रोजमर्रा के व्यवहार से लगातार बनती रहती है। ये हमारा सोशल ऑर्डर हमारा फिक्स नहीं है, ठीक है? ये चीज है। अब क्या करेंगे कि आपको पीवाईक्यू भी हम लोग करेंगे, ठीक है? उसको बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस कराऊंगा, क्या करना है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं वन लाइनर, है ना? वन लाइनर क्या है उसको देखिए। देखिए, इनका जो है कि जो हेरोल्ड गारफिंकल है ना, ठीक है, चलो इसको निकल लेता हूँ। जो हेरोल्ड गारफिंकल है, इन्होंने क्या किया, वॉज द फाउंडर ऑफ इथने मेथोडोलॉजी। जो हमारे इथनो मेथोडोलॉजी है उसके प्रवर्तक है। इथनो मेथोडोलॉजी जो है ना, ये क्या करता है, ये स्टडी करता है क्या, मेथड यूज्ड बाय पीपल टू क्रिएट सोशल ऑर्डर। यानी कि जो सोशल ऑर्डर है ना, जो सोशल ऑर्डर है उसको क्रिएट करने के लिए, यानी कि हमारा सोशल ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर को क्रिएट करने के लिए क्रिएट करना है। तो सोशल ऑर्डर को क्रिएट करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए, मेथड चाहिए, है ना? तो उस मेथड को स्टडी जो करते हैं, है ना, उसी को हम इथनो मेथोडोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है? यानी कि सोशल ऑर्डर है, यानी कि सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था को आप कैसे बनाते हैं, है ना, उसका तरीका क्या है, इसी को हम इथनो मेथोडोलॉजी या निर्जाति जाति पद्धति हम कहते हैं, ठीक है? गारफिंगल जो है ये कहते हैं, फोकस करते हैं एवरीडे कॉमन सेंस नॉलेज, यानी कि दैनिक सामान्य बोध ज्ञान पर बल दिया इन्होंने, ठीक है? यानी कि जो भी हम डेली रूटीन में कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो कॉमन सेंस में ये बात करते हैं, ठीक है? ये कहते हैं कि सोशल रियलिटी इज एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिविजुअल, यानी कि सामाजिक वास्तविकता जो है व्यक्तियों द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित होती है ना? यदि सोसाइटी में आप एक्टिव रहेंगे इंडिविजुअल, तो उससे हमारा सोशल रियलिटी बनेगी, ठीक है? ओके। ही अपोज्ड स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जैसा कि मैं आपको बोला कि जो फंक्शनलिस्ट थे, है ना, उनका जो कंसेप्ट था स्ट्रक्चर के प्रति, ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये अपोज करते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म एंड माइक्रो थियरीज। और जो माइक्रो थियरीज है, जिसको जैसे मैंने बताया आपको कास्ट सिस्टम, इस सब का इन्होंने अपोज किया है ना? और इन्होंने क्या किया है, ये हमारा ये इंडिविजुअल पे फोकस किया है, डेली रूटीन पे इन्होंने फोकस किया है, ओके। गारफिंकल है, इन्होंने इंडेक्सकिलिटी ऑफ द लैंग्वेज, है ना, यानी कि कोई भी भाषा है, गारफिंकल ने भाषा की सूचनात्मक पे जोर दिया है, यानी कि कोई भी आप काम कर रहे हैं, है ना, उसका मीनिंग क्या है, उसका कंटेक्स्ट क्या है। जैसे मैं अभी आ रहा हूँ, तो मिनटों में आ रहे हैं, घंटों में आ रहे हैं, कब आ रहे हैं आप, तो जहाँ जा रहे हैं वो इंडेक्स क्या है उसका, उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे, ठीक है? जो हमारा सूचनात्मक का अर्थ है, संदर्भ के अनुसार बदलते हैं, का अर्थ जो हमारा संदर्भ, जो हमारा कंटेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, इंडेक्स की लाइटिंग हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है? ही इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि इन्होंने प्रतिवर्ता की अवधारणा दी। और रिफ्लेक्सिविटी क्या है, मैं आपको समझाया हूं कि जो रिफ्लेक्सिविटी होता है वो, यानी कि जो आपका सोशल एक्शन है ना, सोशल एक्शन, वो क्या करता है, दो काम करता है, दो काम करता है, कौन कौन? एक काम करता है डिस्क्राइब, और एक क्रिएट, क्रिएट करता है, ठीक है? यानी कि जो रिफ्लेक्सिविटी होती है वो हमारा डिस्क्राइब भी करेगा और क्रिएट भी करेगा, क्या, सोशल रियलिटी, मतलब सामाजिक वास्तविकता है ना, सामाजिक वास्तविकताएं को ये क्रिएट करता है, वो रिफ्लेक्सिविटी होती है, ठीक है? गारफिंकल जो होते हैं, इन्होंने अकाउंटेबिलिटी इन सोशल एक्शन पे जोर दिया है, ठीक है, कि जो भी आप सोशल एक्शन करेंगे, सामाजिक क्रिया भी आप जो कर रहे हैं, उसमें आपका अकाउंटेबिलिटी है, उत्तरदायित्वता है। जैसे सर, मैं लेट हो गया क्योंकि बस लेट थी, तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये है कि आप उसको समझने योग्य बनाएंगे और तर्क संगत भी आप कंसेप्ट देंगे, वो हमारा अकाउंटेबिलिटी होगा, जैसा कि आपको पढ़ाया हूं मैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स एक्शन मस्ट बी एक्सप्लेनेबल एंड अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, उसको समझा भी जा सके और एक्सप्लेन किया भी जा सके, ठीक है, ओके, का अर्थ क्रियाएं समझने योग्य हो। 12 पॉइंट है, ही इज फेमस फॉर ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी कि ब्रीचिंग प्रयोगों के लिए प्रसिद्ध। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो भी हमारे सामान्य सामाजिक नियम है उसको जानबूझकर आप तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो छिपे हुए नियम सामने आएंगे। जैसे आप
जैसे जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया है कि यदि घर में बैठे लोग हैं, भाई बहन माता पिता, आप उनको बोलेंगे हेलो सर आप कौन है, अजीब अजीब लगेगा उनको। तो उससे क्या, जब अजीब लगेगा तो उनको टेंशन होगा, तो वो जो टेंशन है ना, वो छुपा हुआ नियम बाहर आ गया। तो हमारा ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट के बाद हमारा नए रूल आते हैं। ओके, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब नॉर्मल एंड सोशल नॉर्म्स, यानी कि जो सामान्य सामाजिक नियमों को तोड़ते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट रिवेल्स टेकन फॉर ग्रांटेड रूल्स, क्योंकि ये जो नियम है, ये प्रयोग स्वयं सिद्ध नियमों का उजागर करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ ब्रीचिंग, बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेंजर एट होम, जैसा कि पहले आपको मैंने समझाया है। गारफिंकल आर्ग्यू दैट सोशल फैक्ट्स आर ऑनगोइंग अकम्प्लिशमेंट, है ना, कि जो हमारा सोशल फैक्ट है ना, वो सोशल फैक्ट हमारा क्या है, वो सामाजिक तथ्य जो निरंतर निर्मित होते रहते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो फिक्स नहीं है, बल्कि हमारा वो हमेशा बनते रहते हैं। इन्होंने क्या किया, ये माइक्रो लेवल सोशल इंटरेक्शन पे फोकस किया। माइक्रो नहीं, माइक्रो माइक्रो लेवल पे, यानी कि सूक्ष्म स्तर की सामाजिक अंतक्रिया पे ध्यान दिया। ठीक है, हिज मेजर वर्क इज स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी 1967 में। ठीक है, ये पब्लिश भी हुई थी। ये हमारा इसी पे निर्जातीय पद्धति पे हमारे काम किया है। जो हमारा एथनो मेथोडोलॉजी है, स्टडीज क्या करता है कि सोसाइटी फ्रॉम द एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो भी करता है, जो एक्टर है, उसके पॉइंट्स ऑफ व्यू से, है ना, सोसाइटी को समझा जाता है ना। ये चीज हो गया। इसको मैं आपको वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दिया हूं मैं। ठीक है, और आई होप आपको सारे कंसेप्ट इनके समझ में आ गए होंगे। अब चलिए, कि who initiated the theoretical and specialist approach within sociology which sets out to uncover the methods and social competence to employ in constructing our sense of reality। इसका जो मेन जो पॉइंट रहेगा, ये अनकवर वाला, इन, है ना, इससे आप पकड़िएगा। यानी कि हिंदी इसका ये है कि समाजशास्त्र के भीतर उस सैद्धांतिक और विशेषज्ञ दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की, जो हमारी वास्तविकता की भावना के निर्माण में उपयोग की जाने वाली विधियों और सामाजिक दक्षता को उजागर करने का प्रयास करता है ना, अनकवर करता है ना। तो किसने दिया था? ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें ये हरलोडगार फिंकल साहब ने इसको दिया था। ठीक है, गवर्नमेंट पढ़े नहीं है, गिडेंस भी नहीं पढ़े हैं हम, और लुकमेन नहीं पढ़े हैं, यानी कि ये हमारा ये होगा। ठीक है, दूसरा है, दूसरा क्वेश्चन, हु रोट द बुक स्टडीज इन एथनो मेथोडोलॉजी, है ना, यानी कि एथनो मेथोडोलॉजी किताब किसने लिखा है ना। तो उसको क्या जवाब दोगा आपका? हार्लो गारफिंकल। ठीक है, एथनो मेथोडोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन, यानी कि जो निर्जातीय पद्धति को जो सपोर्ट करते हैं, वो किस में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, माइक्रो स्ट्रक्चर्स में, मैक्रो स्ट्रक्चर्स में, नाइदर मैक्रो नॉर इसमें, या आर्टफुल प्रैक्टिसेस दैट प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आप देखेंगे कि पहले तो काटिए, ये तो होगा नहीं माइक्रो, और माइक्रो तो होगा, तो ये नॉर दोनों भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि दो तो कट गया, यानी कि माइक्रो भी कट गया। ठीक है, और यहाँ भी माइक्रो, ये भी कट गया, दो कट गया, बचे कौन? एक हमारा माइक्रो और ये माइक्रो स्ट्रक्चर पे करते हैं। लेकिन ये क्या करेंगे कि हमारा ना, जो आर्टफुल प्रैक्टिसेस हैं और स्किलफुल, उस पे फोकस करते हैं, यानी कि ये आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू एथनो मेथोडोलॉजी। ठीक है, जो एथनो मेथोडोलॉजी हम पढ़े हैं हार्लोड गारफिंकल का, उसमें कौन सा नहीं है, यही है। देखिए, इंडेक्सिकलिटी, यानी कि हम संदर्भात्मकता हम पढ़े हैं, ये एथनो मेथोडोलॉजी में हम पढ़े हैं। रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि जो हमारा प्रतिवर्तता है, इसके बारे में पढ़े हैं। ये क्या करता है रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि सोशल एक्शन है, वो डिस्क्राइब और क्रिएट करता है क्या, सोशल रियलिटी एट द सेम टाइम। और इंडेक्स क्या है, यानी कि हमारे संदर्भ के साथ जवाब देता है। स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्री मेथड, इन दोनों में कंफ्यूज होगा, कंफ्यूज कुछ नहीं है। आप देखेंगे कल प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पढ़ाया हूँ, है ना, सूर्य को। तो जब सूर्य को मैंने पढ़ाया हूँ, तो ये फिनोमिनोलॉजिकल थॉट है, स्टॉक ऑफ नॉलेज एट हैंड, ये हमारा सूट्स का है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है कि नॉट है, यानी कि ये होगा। ठीक है, आगे, हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज मेड यूज ऑफ द कंसेप्ट इंडेक्सिकलिटी एंड रिफ्लेक्सिविटी, बताइए आपको कौन किया, ये हार्लोड गारफिंकल ने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड बाय गारफिंकल इन हिज वर्क ऑन एथनो मेथोडोलॉजी, यानी कि निर्जातीय पद्धति में ये गारफिंकल ने कौन सा मेथड यूज नहीं किया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए,
अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस मान लीजिए पता ही नहीं है, एटसेट्रा प्रिंसिपल ये भी पता नहीं है, डॉक्यूमेंट्री मेथड ये पता है लेकिन छोड़िए, कैसे सही करेंगे आप? कलेक्टिव मैटर्स आप ध्यान दीजिए कि ये जो हैं गारफिंकल ने कलेक्टिव सामूहिक के बारे में बात किया है क्या? नहीं, ये इंडिविजुअल को लेके बात की है, ये इंडिविजुअल इंटरेक्शन को लेके बात की है, ये कलेक्टिव जो सामूहिक नैरेटिव से उसको बात नहीं की है, यानी कि ये हमारा नहीं होगा, ठीक है? नॉट है, ठीक है? ये सारे जो क्वेश्चन है ये नेट यूजीसी नेट द्वारा आयोजित जो पेपर होते हैं ना, उनमें ये सब है, वही पीवाईक्यू है हमारा, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 7 देखेंगे, अ थ्योरेटिकल अप्रोच व्हिच सेट आउट टू अनकवर, देखिए फिर टू अनकवर मतलब निकालना, द मेथड दैट मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप एम्प्लॉय इन कंस्ट्रक्टिंग देयर सेंस ऑफ सोशल रियलिटी इज नोन एज, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, इथनो मेथोडोलॉजी, है ना? इथनो मेथोडोलॉजी वही होता है कि वो हमारा मेथड को अनकवर करता है, ठीक है? कि कैसे सोशल रियलिटी है, कैसे बन रही है, उसके मेथड को जो हम करेंगे उसको हम बोलेंगे इथनो मेथोडोलॉजी, ठीक है? ओके, 8th वन है कि who is said to be the founder of the specialist approach of एथनो मेथोडोलॉजी, ठीक है? जहां भी एथनो मेथोडोलॉजी आ जाए और हार्लोड गारफिंकल निकले तो मार दीजिए ट्रिक, ठीक है? तो ये आप टिक कर देंगे तो सही हो जाएगा। 9 1, हार्लोड गारफिंकल कंसीडर्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू बी द फंडामेंटल सोशोलॉजिकल फिनोमिना, ठीक है? तो जो हमारा फंडामेंटल सोशोलॉजिकल फिनोमिना है वो क्या है, ठीक है? यानी कि उसको आप देखेंगे कि हिंदी में बता रहा हूं मैं, हेरोल्ड गारफिंकल निम्नलिखित में से किसे मूलभूत मूलभूत समाज शास्त्रीय घटना मानते हैं, ठीक है? जैसे सोशल फैक्ट एज मेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि संस्थाओं से निर्मित सामाजिक तथ्य, ट्रीटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट एज अकम्प्लिशमेंट ऑफ मेंबर, यानी कि सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठता को सदस्यों की उपलब्धि के रूप में मानना। सी है ट्रीटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल एक्शन, सामाजिक कार्यों की वस्तुनिष्ठता का उपचार करना। और डी है सोशल एक्शन एज मेड ऑफ वैल्यूज एंड अकम्प्लिस्ड बाय मेंबर, यानी सामाजिक क्रियाएं मूल्यों से निर्मित होती हैं और सदस्यों द्वारा संपन्न की जाती है, ठीक है? तो इसमें से हेरोल्ड गारफिंकल का सामाजिक समाजशास्त्री घटना कौन सी है? तो इसमें ये होगा बी, क्या? ट्रीटिंग द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ सोशल फैक्ट एज अकम्प्लिशमेंट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है? ये है हमारा, ठीक है? इसको कर लीजिए, आगे देखेंगे। 10th वन है वन ऑफ द की पॉइंट अबाउट एथनो मेथड्स अकॉर्डिंग टू गारफिंगल्स, ठीक है? इसमें क्या है कि गारफिंकल के अनुसार निर्जातीय पद्धतियों के बारे में एक प्रमुख बिंदु यह है कि क्या, कि दैट दे आर रिफ्लेक्सिबली अकाउंटेबल, ठीक है? ये स्वतः ये जवाबदेह है, मानेंगे सही है। द एथनोमेट्रोलॉजिस्ट प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन, ठीक है? ओके, डेट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रियलिटी डेट आर अकाउंटेबल, यानी कि वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक वास्तविकता के लिए जवाब दे, है ना? इसमें से हमारा कौन होगा, ठीक है? तो हमारा यह है कि आप देखेंगे कि जो हमारा है ना, रिफ्लेक्सिविटी, ये यदि यहाँ पे मेंशन है, अकाउंटेबल है, तो ये हमारा सही होगा, ठीक है? ठीक है, इसको देखेंगे, ये बुक है, इसको मैच करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी, तो जो हमारा एथनोमेथोडोलॉजी आएगा कौन लिखा है बुक इसमें, आप देखेंगे हार्लोड गारफिंकल, मिला देंगे, ठीक है? और ये देखेंगे द फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, ये हमारा ये आ जाएंगे, इसको भी आपने पढ़ा है। तो अल्फ्रेड सुट्ज ये हमारा फिनोमेनोलॉजिकल है, ठीक है? और एथनोमेट्रोलॉजिकल हमारे हार्लोड गारफिंकल, और जब मैच करेंगे आप तो आपका ये आ जाएगा, ठीक है? और ये जो दो हैं इसको आगे पढ़ेंगे तो आएगा समझ में। Which of the following perspective focus on the method used by member of society to make sense of their everyday life, है ना? यानी कि एवरीडे लाइफ के लिए सोसाइटी का ऐसा, आप समझिए इसको, तो क्या कहलाएगा? इथनो मेथोडोलॉजी, ठीक है? ये क्वेश्चन देखेंगे, ये फिर रिपीट क्वेश्चन है ये, हमारा इथनो मेथोडोलॉजी आ गया, चुपचाप हार्लोड गारफिंकल, फिनोमेनोलॉजी आ गया जो पढ़े हैं यहाँ पर रसूल, मिला दीजिए, ठीक। इसके बाद देखेंगे 14th वन, ये कह रहा है कि ethnomethodology is considered with the study of ordinary people's method for making sense and creating order in everyday life. When people talk or act, they are constantly engaged in, आप इसको स्लो करके पढ़ के देख लीजिएगा, है ना? इसमें ये है कि देखिए, इसमें ये है कि ये द स्टडी ऑफ सोशल फिनोमिना बाय यूजिंग हाईली structured interviews
ऑफ वेरी लार्ज सैंपल, ये हमारा गलत है। ये हाईली स्ट्रक्चर इंटरव्यू तो है नहीं, पहली बात इसको काटिए। दूसरा, ये वेरी लार्ज सैंपल साइज, ये भी नहीं है। यानी कि डी खत्म। तो डी खत्म किसमें डी है? ये भी खत्म, इसमें डी है, इसमें भी खत्म, ये भी डी है, इसमें भी खत्म, यानी कि ये सही होगा। उसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये था आप। ठीक है, तो आपका ये हार्लोड गारफिंकल का मैंने आपको थियरी भी करा दिया। ठीक है, इनके बारे में बता भी दिया। ठीक है, ठीक है, हार्लोड गारफिंकल के बारे में बता दिया, एथनोमोलॉजी के बारे में बताया, सोशल ऑर्डर के बारे में बताया। ठीक है, इन इंडेक्स क्वालिटी के बारे में बताया, रिफ्लेक्सिविटी के बारे में बताया हूँ मैं, अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया हूँ मैं, बैकग्राउंड जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में बताया हूँ, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में बताया हूँ मैं आपको, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, कंक्लूजन क्या है, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैंने सॉल्व कराया है। ठीक है, ये है ना। और साथ ही साथ आपको मैंने वन लाइनर जो होते हैं कंसेप्ट, है ना, ये भी आपको दिया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसे लगा है? पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव सोशोलॉजिकल थॉट बेस्ड जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए अ, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, है ना। और साथ ही साथ जो मैं आपको पढ़ाया हूँ आप उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और आने वाले एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।